अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान का जवाब मुस्तरद कर दिया है। 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला सुना दिया है। गुज़िश्ता समाअत पर हाई कोर्ट ने इमरान खान को दोबारा जवाब जमा करवाने की मोहलत दी थी, लेकिन दूसरे जवाब में भी इमरान खान ने गैर मशरूत माफ़ी मांगने के बजाय सिर्फ अपने अल्फाज पर अफसोस का इजहार किया है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स किए कि इमरान खान के जवाब में एहसास का पहलू नजर ही नहीं आ रहा। जब यह केस ज़ेरे समाअत था तो फवाद चौधरी ने वाज़ेह तौर पर इस अदालत को धमकाया। इससे पहले चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि निहाल हाशमी और इमरान खान का केस एक जैसा है। निहाल हाशमी ने किसी जज का नाम लिए बगैर धमकी दी थी। इमरान खान का बयान क्रिमिनल तौहीन के ज़ुमरे में आता है, जिसकी कोई तौजीह पेश नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि पहले भी कहा था, अदलिया की आज़ादी और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी रेड लाइन है। जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया कि कैसे एक सियासी रहनुमा जलसे में किसी जज के खिलाफ एक्शन लेने का कह सकता है। जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक फोरम है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने मजीद कहा, हमारे बारे में कुछ कहा होता तो कभी तौहीन अदालत का नोटिस न करते। आज की समाअत में नाज़रीन, अदालती मावनीन मखदूम अली खान और मुनीर मलिक ने इमरान खान पर केस ख़त्म करने की राय दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचने पर इमरान खान ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कुलभूषण यादव समाअत के लिए आ रहा हो। मैंने ज़िंदगी में इतनी पुलिस नहीं देखी। उन्होंने जेल जाने की सूरत में मजीद ख़तरनाक होने की धमकी एक बार फिर दी है। मैं समझती हूँ नाज़रीन, आज के बाद इमरान खान के पास ऑप्शंस महदूद हो गए। सज़ा से बचना और नाअहली होना इमरान खान के साथ साथ तहरीक इंसाफ का भी खात्मा कर देगा। नाअहली से पहले ही पार्टी में सीट के लिए जंग शुरू हो गई है। कुछ MPAs ने तो ऐलान कर दिया है कि वो इमरान खान की सीट पर सिर्फ परवेज़ खटक को ही कबूल करेंगे। फिर शाह महमूद कुरैशी भी हैं इस लाइन में, फिर असद उमर साहब भी हैं। इनके सपोर्टर यकीनन ये कबूल नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि खान साहब की अना उन्हें कहाँ पर ले जाती है। इस पर बात करने के लिए हमें मदू किया है हमने। शुएब शाहीन साहब साथ मौजूद हैं, इस केस को देख रहे हैं, साथ साथ कानूनी माहिर हैं। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं। सीनियर एनालिस्ट मोहसिन बेग साहब मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में। आपको भी सर मैं खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपकी इजाज़त से मैं ज़रा चाह रही हूँ शुएब साहब से बात का आगाज़ करें, क्योंकि शुएब साहब, सर फाइनली आप लोगों ने, मुशीरान ने खान साहब को इस नहज पर पहुंचा दिया कि अब वो अनकंडीशनल माफ़ी ही मांगे, वो कोर्ट के सामने खुद को सरेंडर करें, उसके बाद ही कोई बात बनेगी। फर्द जुर्म तक मामला ले गए आप लोग। मैडम, पहली बात तो ये है कि वाकई हम इसमें कौंसल हैं, वकील हैं, तो हम मेरे ख्याल मेरिट पे बात नहीं करनी चाहिए। आपने तो उनको नाअहल भी करा दिया, और आपकी जो ख्वाहिश है और जो मीडिया, पूरे पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस्टेब्लिशमेंट और PDM की जो ख्वाहिश है कि वो नाअहल भी हो गए, पार्टी भी ख़त्म हो गई, परवेज़ खटक भी सामने आ गए, ये सारी गलतफहमियाँ हैं और ये गलतफहमियाँ इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। और मैं नहीं समझता कि आज शॉर्ट ऑर्डर आया है और हमने वो उसको पढ़ लिया है, देख लिया है। कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि ये जवाब फॉर द टाइम बीइंग अनसेटिस्फैक्टरी है और उसके बाद फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म दिया है। और अभी बहरहाल ऑप्शन सारे खुले हैं। माजरत बहरहाल उसमें मौजूद थी और एक्सप्लेनेशन भी थी जवाब में। ये तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, उन्होंने माजरत उसकी इस सेंस में और इस इंतहाई माजरत के साथ सर, मेरी राय, पूरी मीडिया की राय, पूरी PDM की राय कोई मैटर नहीं करती सर, कोई मायने नहीं रखती। अदालत का फैसला मायने रखता है, अदालत का फैसला मैटर करता है। तो आज जो फर्द जुर्म आयद होने का फैसला आ गया है सर, जो शॉर्ट नोटिस और शॉर्ट डिसीजन सामने आया है सर, उसके बाद भी आप यही समझते हैं कि जो एक आपके मुताबिक जो हम सबकी ख्वाहिश है सर, आपके मुताबिक वंस अगेन तो उस पे मिट्टी पड़ने वाली है सर? नहीं, मेरा ख्याल है आप सबकी ख्वाहिशें मुझे लगता है कि पूरी नहीं होंगी। उसमें 2-3 वजूहात हैं। बहरहाल अभी हम तफसील में इसलिए नहीं जा सकता, मैं इसमें एक वकील भी हूँ और एक सिर्फ ऑर्डर आया है, मैं उसके कंटेक्स्ट पे मैं सिर्फ डिस्कस कर सकता हूँ। मेरे ऑफ द केस भी नहीं डिस्कस करूँगा। इसमें 3 ऑप्शन बहरहाल अभी भी मौजूद हैं। ये ऑर्डर अपीलेबल ऑर्डर है अंडर सेक्शन 19 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस। सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील फाइल हो सकती है। दूसरी बात यह है कि जो टीचर का क्वेश्चन अभी रेज हुआ है पहले जवाब में, अभी उसके ऊपर अभी बहस नहीं हुई और वो अभी बहस होना है। हो सकता है कोर्ट ये मुनासिब समझे कि ये इनको तो अख्तियार समाअत ही नहीं है। बहरहाल ये अभी डिस्कशन होगी आएगा। तीसरी बात यह है कि बहरहाल जो वो ऑनरेबल कोर्ट एक्सपेक्ट कर रही थी उस अंदाज में होना चाहिए, वो उस अंदाज से वो माजरत भी आ सकती है कोर्ट में। तो ये तीनों चीजें मेरा ख्याल मुमकिन है
और तीनों में से कौन सा रास्ता हमारी लीगल। अच्छा शुएब साहब, आप तो माशाल्लाह पुराने साथी हैं सर, तमाम समझ लीजिए एंकर पर्सन्स के, आप तो प्रोग्राम्स में आते रहे हैं। और सर ये सारी बातें जो इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ एंगल्स होते हैं, ये जब नवाज शरीफ साहब वाला मामला चल रहा था ना, उस पर भी सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस किए जाते हैं सर। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी ख्वाहिश पर और कोई हमारी बहुत ऐसी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब नाअहल हो जाए, उसके एस्पेक्ट्स बता रहे हैं सर कि ये सारी चीजें हो सकती हैं। अच्छा शुएब साहब, सवाल भी ले लें फिर आप ऐड कर दीजिएगा उसमें। जी आप सवाल भी ले लेना, आप ऐड कीजिएगा, जरूर अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। सर आज के फैसले पर आपकी क्या राय है? माफी नहीं मांगी, अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं की, तो सर फिर फर्द जुर्म ही आयद होनी थी। शाहीन साहब जी, मेरा ख्याल है कि ऑनरेबल कोर्ट ने इसी तरफ गए हैं और उन्होंने जिन जजमेंट्स का रेफरेंस दिया है और यही फैसला किया है कि हम इसको इस जवाब को नहीं सेटिस्फैक्ट्री कंसीडर करते। और लेकिन बहरहाल इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो है जो माइकस के आर्गूमेंट्स थे वो इसमें उन्होंने मेंशन नहीं किए। जो उन्होंने माइकस मुकर्रर किए थे ऑनरेबल कोर्ट से, जिनको फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट भी कहते हैं, और उसमें मुनीर मलिक साहब और मखदूम अली खान साहब ने बड़ी तफसील के साथ पिछली तमाम जजमेंट्स को और ये जजमेंट्स पे जिन पे रिलाय किया है उनको डिस्कस करने के बाद ये अपनी ओपिनियन दी है कि इन प्रोसीडिंग्स को और इस जवाब को मुनासिब समझते हुए और ठीक समझते हुए इन प्रोसीडिंग्स को ख़त्म होना चाहिए। और मैं समझता कि ऑनरेबल कोर्ट ने बहरहाल अभी उनकी स्टेटमेंट्स को, उनकी जो आर्गूमेंट्स थे, उनको शायद एट दिस स्टेज वेटेज नहीं दी है और ना ही उनके आर्गूमेंट्स को एज सच अपने आर्डर का हिस्सा बनाया है। बहरहाल वो तो उनकी ओपिनियन एक फील्ड में है और कोर्ट ने उनको माइकस मुकर्रर किया था। सर वैसे ऑप्शन अब भी मौजूद है ना, चीफ जस्टिस साहब ने खुद बताया कानून में ये प्रोविजन भी मौजूद है कि फर्द जुर्म आयद हो जाने के बाद, सजा हो जाने के बाद भी माफी मांगी जा सकती है और वो माफी मंजूर भी की जा सकती है। तो सर अभी भी मावनीन मुशीरान ये मशवरा दे रहे हैं खान साहब को कि माफी मांग लें पहले, किरण, सजा से पहले, सजा के बाद नहीं, इसलिए इसमें थोड़ा सा फर्क है। और दूसरी बात यह है, मुशीरान जो है वो मशवरा करेंगे और ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन होगी और फिर जो भी फैसला फाइनल और रत्मी होगा इस आर्डर के आने के बाद जरूर आपको भी इन्फॉर्म करेंगे और कोर्ट को भी इन्फॉर्म करेंगे। जो भी एक तरीकाकार होगा लीगल, हम वो जरूर अडॉप्ट करेंगे। जी सर, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है किसी भी मरहले पर गैर मशरूत माफी मांगे तो माफी हो सकती है। सर ये कहा है और हम क्योंकि डिस्कस कर रहे थे तो जी खालिद अजीम साहब ने बड़ा क्लियरली इस पर बताया था कि ये कानून के अंदर प्रोविजन मौजूद है कि अगर सजा के बाद भी माफी मांगी जाए तो अदालत की ये जुरिडिक्शन है कि वो माफी कबूल कर सकती है, माफी मंजूर कर सकती है। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा भी मेरे साथ मौजूद हैं। जी नहीं, मैं इसमें किरण सर, मैं शाइस्ता साहिबा के बाद दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। शाइस्ता साहिबा, सर मोहतरमा, आप लोगों की तरफ से बड़ा लाडले की रट लगाई गई, आज ये फर्द जुर्म तक मामला पहुंच गया है, 22 तारीख को फर्द जुर्म होना है, तो अभी ये लाडले वाला तस्वुर खत्म हो गया है या अभी भी ये कहीं ना कहीं मैडम बाकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया किरण फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखें, पहले तो मैं आज के फ़ैसले पर आपके उसकी भी जवाब दे दूंगी। आज का फ़ैसला जो है वो मुतवक्को था कि ये फ़ैसला आएगा, ऑल्दो कि हमें बार बार ये नज़र आया कि एक नहीं 2 चांसेस मतलब दिए गए कि अभी से अब भी आप मांग लें माफ़ी, अब भी आप कर लें, बार बार मौका दिया गया। जबकि पिछले केसेस में, आई डोंट वांट टू रिपीट इट किरण, के पिछले केसेस में वो भी आपके सामने जो बार बार जिन पे रेफ़र किया जा रहा है कि अदालत को अपने ही फैसलों की वजह से आज एक फ़ैसला करना पड़ा है, तो ये फ़ैसला मुतवक्को है। अब बिसाइड्स गोइंग इनटू द डिस्कशन कि वो 62(1)(f को इमरान नियाज़ी साहब को चाहिए था, क्योंकि उनके ऊपर 2013 में भी फर्द जुर्म तो नहीं आयद हुई थी, लेकिन उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी थी, तो ही इज़ अ रिपीट ऑफेंडर हैं। ये उन्होंने उस वक्त भी वादा किया था कि वो अब कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। देखिए, अब कोर्ट अदालत में कौन कितना मकबूल है, मोहतात रहेंगे। अब कोर्ट में अदालत ये तो नहीं देखती कि कौन कितना मकबूल है, कि जिस तरह फवाद चौधरी भी धमकाते रहे हैं और मीडिया पर आकर कहते रहे हैं कि जो फैसला देखा जाएगा, जब फैसला आएगा तो हम मतलब नाम नहीं लिया, बाहर नहीं निकलने देंगे, इस्लामाबाद से बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो
कोर्ट लॉ तो नहीं ये देखता कि कौन कितना मकबूल है, और जो इंसान सामने है उसका बिहेवियर और उसका कंडक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इनका बिहेवियर और कंडक्ट ये है कि अगर इनकी बात मानोगे, इनकी सोच और जो ये चाहते हैं उसके हिसाब से अगर फैसले होंगे तो वो अदारों को मानेंगे, वरना वो अदारों को नहीं मानेंगे। ठीक है, आप कह रही हैं जो फैसला आया है, जो शॉर्ट डिसीजन आया है, एक मिनट मेरी बात सुन लें सिर्फ, कि कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करता है, और अगर इनको इस 62(1)(f) पे कुछ था तो ये बैठते असेंबलियों में रहते और उस पे कानून साजी करते। तो देखें ये रिपीट ऑफेंड, और इनके अपने पार्टी के असद उमर साहब और जो शाह महमूद कुरैशी हैं, उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया था। उन्होंने कहा हमने ये तकरीर ही नहीं सुनी, तो उन्होंने सुना ही नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अगर इनकी पार्टी में दोस्त फवाद चौधरी जैसे होंगे और उनके जैसे और बहुत से साथी, तो इनको दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो ही काफी है, इमरान साहब को लेके बैठ जाएंगे। इसलिए एक उनकी अना अपने से ज्यादा बड़ी है, मैं कैसे माफी मांगू, और दूसरे दोस्तों के मशवरे शुएब साहब मैं चाह रही हूँ, क्योंकि आप सुबह से आप प्रोसीडिंग्स देख रहे थे। शायद साहब मुझे मौका दीजिए, अभी तक मोहसिन साहब का कमेंट नहीं आया है, मैं बस लास्ट कमेंट शुएब साहब आपसे ले रही हूँ, फिर आपसे गुजारिश करूंगी। आप बिल्कुल सुबह से आज प्रोसीडिंग्स में थे, आपने जाना भी है। सर मुझे बता दें, इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है अपना इन तमाम ये जो आज की प्रोसीडिंग्स है उस पर, अब जो ये ज़िमनी इलेक्शन जोन है वो मुलतवी करने का फैसला किया है। सर इस पर ज़रा कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन तो बज़ाहिर जो ओपिनियन दी है इमरान खान साहब ने और जो तनकीद कर रहे हैं कि वो पीडीएम के साथ बहरहाल उनकी जो पसंद नापसंद होती है उसके मुताबिक वो चलते हैं, तो आज तो ये बात कई हवालों से वाज़ेह हो जाती है। आप ये देखें कि जब पीडीएम वाले लोग मुकाबला नहीं कर सकते इमरान खान साहब का, तो नेचुरली उनके पास कोई ऑप्शन नहीं सिवाय इस बात के कि वो इस इलेक्शन को ही मुलतवी करा दें। और देखें, बात यह है कि जिन हलकों में सच कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ सैलाब नहीं, वहाँ कोई और मसला नहीं, तो इलेक्शन कमीशन को इस इलेक्शन को एडजस्ट करने का कोई अख्तियार नहीं है, क्योंकि सारा कुछ हो गया, प्रोसीजर मुकम्मल हो गया, नॉमिनेशन होगी, डेट फिक्स होगी। ना तो पेशावर की सीटों पे, मर्दान की सीटों पे कोई इशू है, ना ही आपके सामने है कराची में कोई इशू है, ना ही आपके सामने है कि फैसलाबाद में कोई इशू है। सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहसिन बेग साहब, सर आपने खान साहब के साथ बड़ा करीबी वक्त, आप उनको भी जानते हैं, उनकी पॉलिटिक्स को भी जानते हैं, उनकी जो पूरी एक 26-27 साल की अब जो जिद्दोजहद हो गई है ना, उसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सर क्या मसला था, एक सॉरी कर देना, खुद को सरेंडर कर देना, ये मामला यहाँ तक ना आता कि फर्द जुर्म तक बात चली जाती, क्यों नहीं किया सर उन्होंने, क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका जवाब मैं देता हूँ। पहले आपने जो शाहीन साहब से सवाल किया इलेक्शन पोस्टपोन का, अगर आप मेरा सुबह का ट्वीट देखें, अर्ली मॉर्निंग था, बेसिकली केपी के गवर्नमेंट ने भी रिक्वेस्ट की है कि इलेक्शन पोस्टपोन कर दें जी। तो वो कह रहे हैं कि जी पीडीएम भाग रही है, सियासतदान इलेक्शन से भागते नहीं है। अब आ जाते हैं खान साहब की तरफ। देखिए, पहले भी इन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी माफ़ी मांगी, फिर इलेक्शन के कमीशन के ऊपर और इलेक्शन कमिश्नर साहब की फैमिली के ऊपर तनकीद की, जो कि ज़ाती है, वो नहीं होनी चाहिए। आदतन ये काम ये करते हैं और ये वेट चेक करते हैं और बाद में माफ़ी मांग लेते हैं। इनके सारे लोग जो टक्कर के लोग आप देख रहे थे, बाद में रो धो के अभी 2-3 ने तो माफ़ी मांग लिया, कुछ रह गए। खान साहब एक्चुअली वो खान साहब को फॉलो करते हैं। ये पॉपुलैरिटी या इतना वेट, इतना क्राउड पीछे होना, मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट ने अभी भी नरमी दिखाई है। मैं भी कंटेम्प्ट में 2-3 बार गया हूँ और कंटेम्प्ट के केसेस जिस तरह शाहीन साहब बता रहे थे उस तरह नहीं होते। अनकंडीशनल आप मर्सी ऑफ द कोर्ट पे छोड़ते हैं। वो आपको ऐसे नहीं हो सकता कि जी मैं एक्सप्लेन करूँ। आज 4 बार उठे हैं भाई साहब कि जी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। भाई क्या है, आपने एक धमकी लगाई ओपनली इतने क्राउड के सामने, टेलीविजन, पूरे नेशनल टेलीविजन पे, आप अपोलोजाइज करें। तो वो क्योंकि इतना महात्मा बने गए हैं आजकल, वो उनको मेरे ख्याल में घर से उनकी जो भी ट्रेनिंग या पीछे से लेक्चर आ रहा है कि तुम तो बहुत अजीम हो, बस वो डिक्लेयर ही होना है कि वो क्या ऊपर वाला डिक्लेयर होते हैं या नीचे वाला। मकसद ये है कि आपको इस केस में
पहले दिन से अपोलॉजी टेंडर करनी चाहिए। जैसे शहीन साहब कह रहे हैं जी ये वो फलान, अल्लाह की कसम इनकी बात मानता ही नहीं होगा। ये जितने लॉयर्स हैं ना, इनको वो क्या समझता है। और ये जो शहीन साहब तो अभी अटैच हुए इनके साथ, मैं गारंटी से कहता हूँ इनकी बात ही मानता होगा। वो तो समझ रहा है कि मैं तो किसी बिल्कुल ऊपर वाले के साथ साथ वो अपने आप को मैच कर रहा है। एंड ऑफ द डे ग्राउंड रियलिटी पे आपको माफी भी मांगनी पड़ेगी अगर आप नहीं मानते। देखिए जितना बड़ा पॉपुलर अजीम आदमी हो, फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने गुफ्तगू कैसे करनी है, अल्फाज का चुनाव क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको लोग फॉलो कर रहे हैं। आप अपनी फॉलोशिप को इस किस्म की जो गुफ्तगू और जो अल्फाज ये इस्तेमाल करते हैं, हमारे माशरे की तबाही फेर दी इन्होंने। घर घर में लड़ाई डलवा दी है। पोलराइजेशन इतनी बढ़ गई है कि बाप बेटे से और बेटा वहां से लड़ रहा है। तो ये चीजें इसको अच्छा ये हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं मोहसिन साहब के खान साहब को माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद का अमल भी अदालत का ये वो है ना, तो मतलब मर्सी ऑफ कोर्ट है। हाँ जी, कि उन्होंने इस अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करना भी है या नहीं करना, ये फिर अगला मरहला होगा। सर वन मोर थिंग, प्लीज सवाल भी इसमें लीजिए सर। तो आदतन ये काम ये करते आ रहे हैं। इन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर आपके सामने कितनी बार हमला किया, अभी भी वो कह रहे थे इलेक्शन कमीशन, भाई खुदा का वास्ता है यार, आप उसकी जात को छोड़ दीजिए। उसने ये एक काम बता दें तरीके इंसाफ वाले इलेक्शन कमीशन ने गलत किया हो, एक, ज्यादा नहीं कहते, एक बता दें, और वहां इन्होंने अपने हाथ से, मेरे इसमें फोन पे है रिटर्न, अपने हाथ से लिख के माफी मांगी हुई है, फिर आप बढ़ के मारते हैं यार। अच्छा सर प्रॉब्लम ये है कि आज तो फवाद चौधरी साहब की धमकी के हवाले से अदालत में भी उसका तस्करा हुआ ना। अब हम देखते हैं एक तरफ शाह महमूद कुरैशी हैं, एक तरफ असद उमर साहब हैं, परवेज खटक साहब का तस्करा है। सर ये मशवरे इमरान खान साहब को कौन दे रहा है? एक तासुर ये भी मिलता है कि खान साहब किसी की सुनते ही नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये कि खान साहब जिनके मशवरों पर अमल करते हैं वो यहाँ तक उनको पहुँचा दिया है कि अब फर्द जुर्म आयद हो रही है, उस पर भी देखा जाएगा कि खान साहब सिर्फ तौजी पेश करना चाहते हैं या माफी मांगना चाहते हैं, और फिर वही सारे मुशीरान हैं जो कि बेनिफिशरी हैं उनकी सीट के। देखिए मैं आपको बताऊं, जितने नाम आपने लिए हैं, खान साहब की नज़र में इनकी ना कोई औकात है ना वक़्त है, ना ये खान साहब को आगे से जवाब दे सकते हैं। वो खान के सामने ये बहुत बोने हैं, वो तो अपने एमएनए से हाथ नहीं मिलाता। अभी आपने फैसलाबाद जलसे में वो देख लिया, जिसने जलसा अरेंज किया, जिसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में थे, वो स्टेज पे हाथ मिला रहा तो उसने हाथ नहीं मिलाया। ये इस किस्म का आदमी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि शर्त यही है, उसको गलत मैंने नहीं, ये सुनते आजकल सिर्फ अपनी घरवाली की हैं और किसी की नहीं। जो आजकल इस्लामी टच, शिरक, सवाब, ऊपर नीचे जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं वो अल्लूजन में है, ये किसी ख्वाब में है, ये हकीकत इसको ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है कि ये चीज़ें शिरक, आप मुझे वोट ना दो तो उसको दो तो शिरक हो जाएगा। तबलीग करें, ऊपर वाले ने पैगंबर भेजे, पैगंबरों की तादाद जो है वो कादियानियों की बुक से पढ़ के वो दे रहा है कि कितने थे। मकसद ये है कि आपने, ठीक है आपका एक कल्ट बन गया, लोग ने आपको फॉलो किया, इसमें कोई शक नहीं, हो जाता है। मकसद ये है कि आप कौम को गुमराह कर रहे हैं और अपने आप को भी कर रहे हैं, और आपको एक दिन धड़म से नीचे आएगी और आँख खुलेगी और आप कहीं और बैठे होंगे। और जिस मतलब ये भी नहीं हो सकता कि आप पूरी दुनिया को रोज डराएं। अदलिया को डरा रहा है, फौज को डरा रहा है, ये पॉलिटिशियनों को डरा रहा है, सबकी नकलें भी उतार रहा है, गालियां भी दे, और औरत की कोई इज्जत नहीं है। मैं तो हैरान हूँ उस खवातीन को जो इसको फॉलो करती हैं। भाई ये ज़ेबा चौधरी साहिबा भी तो किसी की घर की खातून है ना, ये आप मजमे में जलसे में जवाब में लिख रहे हैं मैं तो खवातीन की बहुत इज्जत करता हूँ। और आप देखिए जब वो फरा गोगी का नाम आया तो कैसे आके वजाहतें देनी शुरू कर दी। ठीक है जी, वो जमाना लूट के ले गई हैं और वो कहता है उनका नाम मत लो। तो ये दोगलापन नहीं होना चाहिए। लीडरशिप की जो क्वालिटीज हैं वो बहरहाल नजर आनी चाहिए। कल के जलसे में भी बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं खान साहब ने। पहले तो ये कि अपनी ही बात की उन्होंने मजीद वजाहत की, अपने आपको बाप कह रहे हैं सर। वो कह रहे हैं मैं इदारों के लिए अगर बात करूं तो एक बाप की हैसियत से करता हूं। एक जो बच्चे हैं उसको तो ये ओन नहीं करता। सर ये जाती उसमें बात हम ना करें तो ज्यादा बेहतर है। सर ये सुनवाइए जी, कल खान साहब ने क्या गुफ्तगू की है, फिर आती हूँ शाइस्ता साहिबा आपका कमेंट लूंगी, मोहसिन साहब आपका कमेंट शामिल करूंगी। सुनवाए। मुझे मालूम हुआ कि एक नई साजिश हो रही है, हमारी पंजाब की हुकूमत को कराने की कोशिश हो रही है। हमारे लोगों को एमपीज के पास जाके करोड़ों रुपए की पैसे की ऑफर भी दे रहे हैं, और साथ फिर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई वो जाके धमकियां दे रहे हैं। अपनी अदलिया और अपनी फौज, कभी भी मैंने इनकी तनकीद की तो मेरी कोशिश होती है कि तामीरी तनकीद की जाए,
जिस तरह बाप अपने बेटे के लिए करता है, उसको तनकीद करता है ताकि वो बेहतर इंसान बने। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर इदारा बेहतर हो, हम कभी अपने मुल्क के इदारों को कमजोर करने कभी भी हमने कोशिश नहीं की। शाइस्ता साहिबा, ये खान साहब जो बातें कर रहे हैं, पंजाब में फिर से तब्दीली आ रही है, परवेज इलाही साहब के खिलाफ अदम एतमाद आ रही है, कोई फार्मूला तय हो गया है, अब कहीं की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस तरह की बात कर रही है, वो दावा कर रही है इस बात का। क्या हो रहा है मैडम पंजाब में? देखें किरण, मेरे इल्म में तो नहीं है, मुझे इतना पता है कि परवेज़ इलाही डिलीवर कुछ कर नहीं पा रहे। वो सिवाय इसके कि वो लगे हुए हैं कि गुजरात में वो अपने बंदे लगा दें, गुजरात की इधर पोस्टिंग्स कर दें, ये कर दें, वो कर दें, कि उनको आने वाली इलेक्शंस में क्या फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो डिलीवरेंस है, जो पंजाब का जो हाल हो गया है, जो यहाँ पे सड़कों पे नज़र आता है, वो मतलब अब तरस आने लगा है कि सच्ची लोग किन हालों में हैं। बारिशें हुई हैं, दर बदर लोग फिर रहे हैं जस्ट बिकॉज के लोग अपोजिशन में हैं, उनके कोई काम नहीं। और वो लगे हुए हैं 2020 में जो नैब के बाहर मुकदमा हुआ था मेरे पर भी, मलिक साहब पर भी, वो अल्लाह इस दुनिया से रुखसत हो गए, अपने सीने पर गद्दारी का तमगा लेकर गए हैं वो। और मैं भी गद्दार हूँ, मेरा बेटा भी गद्दार है, और हमारे साथ 200 नामालूम अफराद और बेतहाशा MPAs MNAs, और जो पंजाब हुकूमत है वो इस वक्त छापे पड़ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं और उनको बंद किया जा रहा है। तो देखिए, जब आप इस तरह के कामों में लग जाएं तो लोग कोई अंधे बहरे गूंगे तो नहीं है, वो रिएक्ट करते हैं और उसका रिएक्शन फिर नजर आता है। तो मेरे इल्म में तो नहीं है, पर खान साहब की ये आदत है कि वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं, जो बात दूर दूर नहीं होती। शाइस्ता साहिबा, ये आपके इल्म में नहीं है, ये बात आपके इल्म में नहीं है, लेकिन क्या ये इल्म है आपके कि जो PTI के MPAs हैं वो मुस्लिम लीग नून से राब्ते में हैं? ऐसी बात कोई इल्म है आपके? मेरी बात सुने, आज तो मैंने पढ़ा है कि KP के भी 5-6 हुकूमती अरकान जो हैं वो मुनर्रिफ हो रहे हैं और वो इनकी पॉलिसीज़ की वजह से इनके साथ नहीं चलना चाह रहे। तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ओवरऑल इतनी डिससेटिस्फैक्शन है और लोगों में इतनी ये जो सियासी इनकी ये कार्रवाइयाँ हैं, उससे इनके अपने लोग भी बदजन होंगे। क्योंकि अब परवेज इलाही साहब, मुझे इसके पंजाब के बारे में भी बताइए ना। KP के बारे में तो आपने पढ़ा, लेकिन पंजाब में क्या है उसकी तो आपको बता रही हूँ कि देखें, नहीं मेरे पास कोई ऐसी इतला नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि इनके अपने जो परवेज इलाही की पार्टी के लोग हैं, दे आर वेरी अनहैप्पी। क्योंकि देखें, आपके साथ जो बरसा बरस से लोग चल रहे हैं, उनको आप छोड़ के और किसी और की खुशामद में लगे हुए हैं और किसी और की पार्टी के लोगों को आप मिनिस्ट्रियां दे रहे हैं और उनकी खुशामद हो रही है। तो हो सकता है इनके अपने लोगों के राब्ते हमारे साथ हों। और सियासत में जी राब्ते कोई रोक नहीं सकता, वो राब्ते रहते हैं। इलेक्शन जब नजर आएगी तो आप देखेंगे कि कितने लोग किसके साथ कहाँ खड़े हैं। एक छोटे से ब्रेक की कॉल लेते हैं, वापस आते हैं। मैम साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन जी। मोहसिन साहब, ये खान साहब को ना थोड़े थोड़े दिनों के बाद याद आता है कि अच्छा मैंने ये कैरेक्टर मुतारिफ करवाया था, इसकी बात मैं नहीं कर रहा था, दोबारा ले आऊँ उसको मार्केट में। तो फिर उन्होंने वो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई का तस्करा कर दिया है सर। तो ये जो खान साहब ने आज भी कहा कि जेल भेजना है भेज दें, मैं और ख़तरनाक हो जाऊँगा। सर ये किसको कह रहे हैं बेसिकली? मैंने आपको बताया ये ब्लफ करता है अदारों को, और जितने भी हमारे रियासत के अदारे हैं, या नो डाउट कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इनको पता है कि कैसे काम करती हैं। बंदा इनसे कभी सवाल पूछ ले कि आप कैसे इक़्तिदार में आए थे, ये RTS किसने बंद किया था, ये आपको 36 सीटें किसने जितवा दी, और आप कैसे 3-3.5 साल किसके बलबूते पे हुकूमत की आपने। झूठ बोलते हैं। अब ये चाहते हैं कि मुझे उसी तरीके से पहले की तरह दोबारा लाया जाए, उसी तरीके से वही लोग मुझे सर्व करें, मेरी गवर्नेंस बेहतर करें, मेरे लिए लोगों को पकड़। इवन आप देखिए, ये तरीके इंसाफ के लोग नहीं आना चाह रहे थे, वो उनको पकड़ के, मतलब 2-3 दफ़ा मैं कह चुका हूँ कि इनके जो अभी मुनहरिफ अरकान हैं, उनमें से 2 अरकान जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था यूसुफ रजा गिलानी साहब के इलेक्शन के बाद, जो सेनेट में ये हार गए थे, तो 2 बंदों को गुलभूषण वाले कंटेनर में बंद रखा और सुबह वो लेके आए।
आप क्या चाहते हैं? आप उनको डराना चाहते हैं? मरहूम आमिर लियाकत का बड़ा यादगार जुमला है कि लाने वाले ले आए थे। ठीक है, अब आप आ रहे हैं मेरिट पे कि जी मैं उनका नाम लूंगा, वो डर जाएंगे। हसन मुर्तज़ा साहब साथ मौजूद हैं, जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपी हैं, पंजाब से उनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। सर आपकी जानिब से कहा गया है, ये दावा कर रहे हैं आप लोग सर पंजाब हुकूमत के हवाले से, तख्ता उलटने के हवाले से बात हो रही है, तो सर हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त आपसे राबते में, और द मेन पॉइंट है इसके फार्मूला क्या तय पाया है सर? देखें जी, कोई ऐसा तो कोई दावा भी किसी ने नहीं किया कि हम तख्ता उलट देंगे, और तख्ता तो पहले ही उल्टा पड़ा है जी। अब तो इस तख्ते का कोई वारिस आने वाला होगा, तख्ता तो उल्टा उल्टा आया है। क्या आप समझते हैं कि सर वारिस लाने का फॉर्मूला क्या है? ये सारी चीजें अगर आपको कबल अज़ वक्त बता दी जाए तो फिर हमारा क्या काम रह जाएगा जी? हमें भी कुछ कर लेने दें ना। जो बता सकते हैं वो बता दें। वो वारिस पीपल्स पार्टी से होगा या मुस्लिम लीग नून से? इंशाअल्लाह मुत्तहिदा अपोजिशन से होगा जी। हाँ सर, पीटीआई के कितने लोग हैं अभी राब्ते में आपके साथ? देखिए, राब्ते तो सारा दिन रहते हैं, इसमें मेरा ख्याल है पीटीआई कहीं भी नहीं होगी जी। अच्छा, तो सर ये आप जो वारिस की बात कर रहे हैं, ये वारिस समझा नहीं है, कोई और है? नहीं, कोई भी हो सकता है जी, मुत्तहिदा अपोजिशन है, हमजा साहब भी हो सकते हैं, क्यों नहीं? वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं जी इस इत्तेहाद के, वो क्यों नहीं हो सकते? वो भी हो सकते हैं, बाकी जमातें हैं वो भी हो सकती हैं। अच्छा, मुझे ये बता देंगे, जरूरत भी ना पड़ेगी। हाँ, ये बता देंगे कि कब तक परवेज इलाही साहब सीएम हैं या कब तक नहीं होंगे सर? इसमें एक ऑप्शन ये भी रख लें कि परवेज इलाही साहब ही शायद हमारे सीएम हों जी, इसमें कौन सा इतनी बड़ी बात है? सर बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। परवेज इलाही साहब से आने वाले दिनों में कोई मुलाकात है मुतवक्के? तो आप अगर एक एक करके हर चीज पूछती जाएंगी जी, ये बड़ी सीक्रेट चीजें होती हैं, थोड़ा सब्र कर लें, इंशाल्लाह ताला सितंबर जो होगा वो फैसला कौन सर मुर्तज़ा साहब देखिए, आप लोग ही मौका देते हैं सर कि फिर हम आपसे पूछें, आप लोग ही बात करते हैं ना सर। जरदारी साहब ने पहले भी मनवा लिया था, वैसे नून लीग सख्त नाराज हो गई थी कि दोबारा कैंडिडेट नहीं बनाएंगे, लेकिन परवेज इलाही साहब गए थे दूसरी तरफ। फिर मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि बाद में अब कुछ भी नहीं हो सकता उनके साथ। तो सर क्या मुस्लिम लीग नून मान गई है क्या? मैंने मुमकिनात की बात की है जी। मैंने मुमकिनात में ये होना भी तो जरूरी है ना, खुल के बात करें। हर चीज मुमकिन है जी, हर चीज मुमकिन है जी। सियासत में कोई चीज भी हरफ आखिर नहीं होती, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस बात पे यकीन रखती है कि किसी के लिए कभी भी कोई दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए, सबके लिए खुले, सबसे बातचीत भी चलती रहेगी, सबसे जो है सियासत है ना जी, ये कोई हठधर्मी का नाम तो नहीं है, ये तो नहीं है कि मैं फलां के साथ बात नहीं कर सकता तो मैं फलां के साथ। पीपल्स पार्टी इन चीजों पे यकीन नहीं रखती जी। चलें ठीक है, जो आप बात कर रहे हैं कि अगर ये मुमकिनात में से हो सकता है तो फिर तो ऑब्वियसली फिर कोई जरदारी साहब की तरफ से ही जादू चला होगा। बहुत शुक्रिया आपका हसन साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। शाइस्ता साहिबा, ये जो हसन साहब बात कर रहे हैं, मुमकिनात ऐसे हो सकते हैं कि शायद इलाही साहब ही हों। अगर ऐसा होता है तो क्या मुस्लिम लीग नून इस बात पर कन्विंस हो गई है या हो जाएगी? किरण देखें, जो भी कुछ होगा वो आपके सामने होगा, और मैं आपको इतना श्योर कर सकती हूँ कि कोई भी काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। लेकिन इधर आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि देखें, हमें जो एनॉमली है एक 62 आर्टिकल 62 की, उसकी ज़रा सुप्रीम कोर्ट से वजाहत लेनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी मेंबर को उसके राइट ऑफ वोट से कैसे डिप्राइव कर सकती हैं। फिर जब वो वोट दे दे उसके बाद उसके ऊपर लागू हो सकता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन आप कैसे उसका राइट टू वोट या अपनी राय का इजहार वो कैसे उसको आप कह सकती हैं कि ना करो। तो वी नीड टू फर्स्ट हैव अ क्लैरिटी इस
एनॉमली पे हमें क्लैरिटी मिलनी चाहिए। और मैं इतना भी आपको एश्योर कर दूं कि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नवाज मुस्लिम लीग नवाज है, इट इज द लार्जेस्ट पार्टी इन द प्रोविंस, और वो किस तरह आगे बात चलती है, क्या होता है, अनफोल्ड होती है, वो आप खुद भी देखेंगे। देखें, कोर्ट में जाना और ये जाना, ऑब्वियसली वो सब चीज़ें होती हैं पाइपलाइन में, क्योंकि उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अब फ्यूचर क्या होल्ड करता है, लेकिन देयर इज अ बेसिक अनसेटिस्फैक्शन। पीपल आर, आप शॉर्टली बता दें यस या नो, आप परवेज इलाही साहब के मामले पर कंसेंसस हो सकते हैं मैडम? देखिए, वही आपको अभी मुर्तजा साहब ने कहा कि सियासत में कभी कोई चीज फाइनल नहीं होती, कभी भी नहीं होती। ये जो हट धर्मी से आज हम जिस एक शख्स की हट धर्मी से, अगर नहीं नाजरीन को भी नहीं, दे शुड अंडरस्टैंड कि जिद इंसान को कहाँ ले आती है। वो आज कोर्ट का जो फैसला है वो उसी जिद का नतीजा है। तो देखिए, जिदें नहीं चलती। सियासत का नाम है आर्ट ऑफ निगोशिएशंस, आर्ट ऑफ लोगों के साथ डील करने का तरीका, जिसमें लोगों की बेहतरी हो, जिसमें अवाम का फायदा हो, आपको वो फैसले करने चाहिए। मोहसिन साहब, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई की तब्दीली की बात इमरान खान साहब ने भी कर दी कल जलसे में। पीपल्स पार्टी भी ये दावा कर रही है, और एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो उन्होंने परवेज इलाही साहब के हवाले से कर दी। तो आपको ये तब्दीली जल्द दिखाई दे रही है? वो तो कह रहे हैं कि सेटअप पूरा रेडी है, सिर्फ वारिसान है। देखिए, मुझे नहीं पता मुर्तज़ा साहब के पास इंफॉर्मेशन क्या है, लेकिन मैं आपको बता दूं अपने एनालिसिस से, अभी फ़िलहाल परवेज़ इलाही रहेंगे। इस वक्त डिस्टेबलाइज पंजाब को नहीं करना चाहिए। बहुत बुरे हालात हैं, फ्लड के, बाकी चीज़ों के, इकॉनमी के। पंजाब पिछले 6 माह से रोलिंग स्टोन बना हुआ है। परवेज़ इलाही साहब को निकालना, बिलीव कीजिए, इस बात से तो मैं मुत्तफिक हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है उनको निकालने वाली। 10 बंदों का फ़र्क है, वो 10 बंदे रेडी होते हैं जब भी आप चाहें। 2-3 दिन की गेम है। और ये जो पीडीएम में जो लोग हैं, इनके लिए 10 बंदे तोड़ना कोई मसला ही नहीं है। वो तो अल्लाह खैर करे, एक आम आदमी भी जाए तो कर लेता। अब रहेगी बात, ये सारे जो परवेज़ इलाही साहब को पहले पीडीएम ने ही नॉमिनेट किया, और उस पर मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे थे, बाकी लोगों ने उनसे भी मनवा लिया। लेकिन एक XYZ में एक ऐसी शख्सियत थी जो ये कह रही थी कि बस परवेज़ इलाही साहब आप इमरान की तरफ चले जाएं। वो थोड़ी सी कैलकुलेशन में गलती कर गए, फैमिली डिवाइड हो गई, बुरा हाल है। उनके बेटे ने उनको उधर भिजवा दिया। अच्छा, उस वक्त भी जो डिफरेंस था बिटवीन परवेज़ इलाही और पीडीएम, वो ये था कि फुल टाइम दिया जाए 1.5 साल का, ताकि मैं सीएम रहूं। लेकिन उस वक्त पीडीएम का ये था, और जो नवाज शरीफ और जरदारी साहब का, कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें और इलेक्शन में जाएं। लेकिन जब इसने आके शोर और डिमांड डाल दी इमरान खान ने, तो उन्होंने कहा नहीं, अब वो ये वहां गए थे 1.5 साल लेने के लिए, और वहां से हुकूमत भी नहीं मिली। अब जो मिली है, इनको हटाना कोई इशू नहीं है, मैं समझता नहीं हटाना चाहिए। आप नवंबर की पोस्टिंग कीजिए, जो कि अगले माह क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर परवेज़ इलाही साहब को हटाना हुआ, तब तक इमरान साहब खासे हद तक ग्राउंड पे आ चुके होंगे, ग्राउंड रियलिटीज फेस कर चुके होंगे। उनको थोड़ी सी लिमिटेशंस का पता चलेगा कि ये हमारा माशरा, हमारे इक़्तिदार, हमारी सोसाइटी या हमारे जो घरों के माहौल है, वो इस चीज को अफोर्ड नहीं करते जो आप कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मैं मरियम साहबा के पासपोर्ट की वापसी के हवाले से भी बात करना चाह रही हूँ। जरा पहले शाइस्ता साहब आपका कमेंट ले लेती हूँ। सर, फिर समाअत करने वाला पासपोर्ट वापसी के हवाले से ये फिर बेंच टूट गया, और लास्ट टाइम भी अप्रैल में इस मामले पर मरियम साहबा को अपनी दरख्वास्त वापस लेनी पड़ी थी सर मैडम। तो क्या इस बार भी यही करेंगी वो, और वो जाना कहाँ चाहती हैं? देखिए, मैं आपको एक बात, इट्स सैड कि जो हो रहा है कि 4 साल हो गए अभी तक नैब ने कोई रेफरेंस उन पे दायर नहीं किया। 4 इयर्स कोई थोड़ा पीरियड नहीं है, और उसमें आज फिर बेंच टूट गया क्योंकि जो अभी भी नैब का काम था वो रेफरेंस दायर नहीं हो सका। तो दूसरी बात ये है कि देखें, वो कहती हैं, आप कह रही हैं जाना क्यों चाहती हैं किरण, वो सियासत होने से पहले एक नहीं, आप कह रहे हो ना कि वो किधर जाना चाहती हैं और क्यों जाना चाहती हैं। जी। तो देखें, जाना वो इसलिए चाहती हैं कि उनके वालिद साहब बीमार हैं,
और वो बेटी पहले हैं और क्यों तो सवाल मैं कर ही नहीं सकती, हम कर ही नहीं सकते है ना। मैं सिर्फ कहाँ जाने का पूछ रही हूँ। मैं ये तो हम कहाँ, मतलब वो उनका जाने का अपने वालिद को ही देखने जाना होगा, बिकॉज ही इज अ सिक मैन, उनकी तबीयत नहीं ठीक, उनको ही वो मिलने जाना चाहती होंगी और तो कहीं उन्होंने नहीं जाना, मतलब वो अपने वालिद के पास। और वो अगर उनको वन टाइम इजाजत भी मिली, वो जाएंगी, मिल के आएंगी और वापस आ जाएंगी। वो पहले भी उनको पता था, दोनों बेटी को बाप को भी, कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे, वो फिर भी आ गए। देखें, उनकी 200 से ज्यादा पेशियां कोर्ट्स में हो चुकी हैं। मुझे बताएं कि कोई इस तरह पेश होता रहा है, चाहे आज पिंडी में पेश हो रहे हैं तो कल लाहौर में हो रहे हैं तो फिर इस्लामाबाद में हो रहे हैं। देखिए, ये लोग जो सियासी लोग होते हैं ना, वो जेलों से घबराते नहीं हैं, वो जेलों में भी जाते हैं और मैदान में भी और कोर्ट्स में भी सब कुछ फेस करते हैं। तो हम तो सियासतदान हैं, मैदान सजेगा इंतजार में। अभी आज पोस्टपोनमेंट की हुई है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि न्याजी साहब जो हैं वो हकीकत से बहुत दूर हैं। जो अभी मोहसिन साहब ने कहा है ना, वो एक अपनी दुनिया, इल्यूजन्स की दुनिया है, उसमें रहते हैं। उनको ग्राउंड रियलिटीज पता ही नहीं है कि पाकिस्तान पे किस किस्म की तबाहकारी हुई है, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह तबाह हुआ है, पाकिस्तान में जो जो नुकसानात हुए हैं उनको शायद ग्राउंड रियलिटीज का इल्म ही नहीं है। मुमकिन ही नहीं था कि इन हालात में इलेक्शन हो सके। मैडम, मैं यही पूछ रही थी आपसे, और आपने जो कहा बिल्कुल भी जी, बिल्कुल हक है उनका, उनको जाना चाहिए। लेकिन क्यों होता है मोहसिन साहब ऐसा, बार बार वो दरख्वास्त करती हैं, फिर समाट बेंच ही टूट जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हमारी अदलिया में भी खासी पॉलिटिक्स आ जाती है, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बाहर की दुनिया की। नेचुरली जिस किस्म की पॉलिटिक्स हमारे यहाँ चल रही है, ग्रुपिंग, तनकीद अदलिया के ऊपर, फैसलों के ऊपर, केसेस अभी अंडर ट्रायल होते हैं तो लोग शुरू हो जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि नैप ने इस हमारे मुल्क को जितना नुकसान पहुँचाया, शायद दुश्मन मुल्क इतना नहीं पहुँचा सकता था। इसमें नैब की जो प्रीवियस कार्रवाइयाँ रहीं, उसमें बिजनेस कम्युनिटी भाग गई, पॉलिटिशियनों को अंदर किया, इंतकाम लिया लोगों से। अब अपने जहाँ रूल्स आते हैं, अदलिया को जी चाहिए कि 120 दिन में नैब ने रेफरेंस फाइल करना है, 90 दिन का रिमांड जस्टिफाई करते हैं और 120 दिन में आपने रेफरेंस कोर्ट में भेजना है। अब 4 साल यहाँ, ये 4 साल छोड़ दीजिए, 20 साल से रेफरेंस नहीं भेजा इन्होंने, और लोग हर 15 दिन बाद कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, हाजिरी लगवा रहे हैं। और दूसरी बात यह कि जो पासपोर्ट जब्त करना है, ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। उनके वालिद बीमार हो या ना हो, अब मेरे बच्चों ने मुझे मिलना तो जरूरी तो नहीं कि मैं बीमार हूं तो मिलने आए, ये राइट है उसका, उसको दीजिए। अगर आपने श्योरिटी बॉन्ड लेना है तो वो तो उसने दिया हुआ है। तो ये अदलिया को चाहिए, इससे बार बार बेंच ना टूटे, ये गलत तासर जाता है। आप अपनी साख का खुद ख्याल करें, इसका राइट है, उसको दें। अच्छा, आप ये सोच लिया कि ये भाग जाएंगी, मतलब मैं फ्यूचर का खुद ही सोच लूं कि जी फलां बंदा मेरे खिलाफ ये काम करेगा, तो अदलिया का ये काम नहीं। मौजूदा सूरत हाल को देख के आपने फैसला देना है। और अगर आप उनको पनिश नहीं कर रहे जो 4 साल से रेफरेंस नहीं भेजे, इसका मतलब है कि उस बंदे को आप पनिश कर रहे हैं जिसका बेचारे के ऊपर इल्जाम लगा, 4 साल से धक्के खा रहा है, उसका फंडामेंटल राइट है, आपने पासपोर्ट जब्त कर दिया। वो कोई भी हो, ये तो मरियम बीबी है, कोई भी हो, एक आम आदमी भी, और होंगे हजारों लोग होंगे जो इस बेचारे इसी मुश्किल में। इनका केस तो जरा हाईलाइट है क्योंकि टीवी पे आ जाता है। कई लोगों बेचारे रुल रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, उनका तो केस कोई सुनने वाला नहीं, उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इस पे देखिए, जब आप डिसीजन को प्रोलॉन्ग करते हैं वहीं खराबी होती है। 20-20 साल केस लगते हैं, फिर पता चल गया जी मैं बरी हो गया। मतलब ये तो जुल्म है ना जी। पैसे कहाँ से लोग लाएं, कहाँ से टाइम लाएं। तो इनको चाहिए कि ये, सारे कहते हैं जी चेंजेस लाएंगे, पाकिस्तान नया बनेगा पुराना बनेगा, वो पाकिस्तान तो वर्ष से वर्ष होता जा रहा है। तो अदलिया को चाहिए फैसले फौरन करे और इनको जो है न्याय, इसको जो उनका फंडामेंटल राइट है मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, कहीं भी जाना चाहिए। जी मैडम, वैसे मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ना, मैं ये भी आपसे पूछना चाह रही हूँ। एक तासुर ये था कि जी जैसे ही IMF की डील फाइनलाइज होती है, वैसे ही पाकिस्तान के तमाम मसाइल जो हैं, वो स्पेशली जिन माशी मुश्किलात का हम शिकार हैं, वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। पैसे आ गए, लेकिन ना डॉलर सस्ता हो रहा है, ना पेट्रोल की कीमत कम हो रही है। महंगाई क्यों मौजूदा हुकूमत के कंट्रोल से बाहर है? हालांकि आप लोगों ने तो महंगाई मुकाम मार्च किया था, उसके बाद इस हुकूमत का तख्ता उल्टा था आप लोगों ने। किरण, अगर आप मेरे से पूछ रही हैं, इज इट टू मी? जी आपसे पूछ रहे हो।
हेलो जी, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ किरण कि देखें, मुझे तो इतना पता है कि कोई भी फैसला जो हम कर रहे हैं वो हमारा नहीं है। ये तमाम अग्रीमेंट्स के फ्यूल, आपने रेट्स बढ़ाने हैं, आपने क्या करना है, ये तमाम के तमाम न्याजी साहब के तयशुदा फैसले हैं, इसमें कोई भी हमारा फैसला नहीं है। और ये भी इस वजह से हुआ था कि उन्होंने पहली ट्रेंच ली, फिर उसकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की, फिर उन्होंने फिर गए मिन्नत समाजिद की और दूसरी दफ़ा उनको मिले 500 मिलियन डॉलर्स उनको मिले। उसके बाद वो आए, फिर उन्होंने सब्सिडीज अनाउंस कर दी और उन्होंने बेतहाशा उसकी फ्लाउट की जो उनकी रिस्ट्रिक्शंस थी उनको। तो जब हम गए तो हमारे लिए तो कोई गुंजाइश थी ही नहीं कि देखें जो रिस्ट्रिक्शन, हम तो हाथ मतलब वो कहते हैं ना चेन करके अगर ना जाते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता। और अब हमने गए हैं, पाकिस्तान को अल्लाह का फजल है डिफॉल्ट से बचाया है और इंशाल्लाह अब होंगी। लेकिन फिर देखें सैलाब आ गया, उसकी तबाहकारियां, मैडम हालत मजबूरी उसी पैटर्न को ही आपको फॉलो करना पड़ रहा है ना जो खान साहब ने सेट किया था। तो इसलिए पाकिस्तानी अवाम कहते हैं कि चलने देते हैं, उनका टेन्योर को पूरा होने देते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शाइस्ता साहिबा। जूती मोहसिन साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। क्विकली नाज़रीन, क्योंकि वक्त अपने ख़िताम की तरफ जा रहा है, कल एक ज़बरदस्त मैच हुआ है पाकिस्तान का, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ है मैं इस पर बात करना चाह रही हूँ। Stunning performance. नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक तीर से दो शिकार किए। अफगानिस्तान को शिकस्त देकर भारत को एशिया कप से उठाकर बाहर फेंक दिया। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ ना वो इंतहाई अफसोसनाक है। अब मसला ये कि पहली बार तो हुआ नहीं है, और सोचें कि करने वाले कौन थे, जिनको रहने को घर दिया, कमाने के लिए रोजगार फराहम किया, अपने बच्चों के साथ पढ़ाने के लिए स्कूलों में जगह फराहम की, अपनी मैदानों में उनको खिलाया सिखाया, बल्कि यूं कह लीजिए कि क्रिकेट खेलना हमने सिखाया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम का ये कौल है। तो शारजा के मैदान में पहले अफगान खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्समैनशिप की धज्जियां उड़ाई और फिर अफगान क्रिकेट शायकीन ने अपना इखलाक दिखाया। अफगान शायकीन बदतमीजी में भारतीयों से भी बहुत आगे निकल गए। शारजा स्टेडियम में बुरा हाल किया, स्टेडियम की कुर्सियां उखाड़कर पाकिस्तानी शायकीन पर फेंकी। खवातीन मौजूद थी, बच्चे मौजूद थे, उनका ख्याल नहीं किया। स्टेडियम के बाहर भी अफगान शायकीन पाकिस्तानियों पर जो हाथ आया उस पर तशद्दुद करते रहे। ये बहुत अफसोसनाक मनाजिर है। लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। 2018 एशिया कप में अफगान स्पिनर राशिद खान हर पाकिस्तानी खिलाड़ी के आउट होने पर नाजेबा इशारा करते हुए दिखाई दिए थे, जिस पर उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से जुर्माना भी किया गया था। ये वाला मैच जब पाकिस्तान जीता तो अफगान खिलाड़ी मैदान में ही बच्चों की तरह रोते हुए दिखाई दिए। इस मौके पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने वहाँ पर भी स्पोर्ट्समैनशिप का मुकाबला किया, उन्होंने इसका मुजाहरा किया, सब कुछ भुलाकर अफगानियों को गले लगाया, भाई की तरह अपने कांधे देकर चुप करवाया। 2019 वर्ल्ड कप में एक बार फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुकाबला हुआ। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हराया तो शायकीन से बर्दाश्त ही नहीं हुआ। भिपरे अफगान शायकीन मैदान में दाखिल हो गए, पाकिस्तानी खिलाड़ियों तक पर कम हमलों की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी ने बर वक्त एक्शन लेते हुए उन्हें वहीं काबू किया। अफगानियों ने नाज़रीन यहीं बस नहीं किया, स्टेडियम के स्टैंड को आग लगाई, पाकिस्तानी शायकीन पर धावा बोला, जो हाथ लगा उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर 2021 आ जाइए, यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप में भी इसी तरह से अफगान शायकीन अपनी रविश पर रहे। पाकिस्तानी शायकीन पर खुलकर अपनी नफरत का इन्होंने इजहार किया, पाकिस्तानी शायकीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। अफगानियों की जो एहसान फरामोशी है ना, ये सिर्फ मैदानों तक महदूद नहीं है। पिछले साल जब अमरीकी इनखला के बाद पाकिस्तानी ट्रक सामान लेकर अफगानिस्तान गए तो सरहद पर भी ऐसे ही कुछ देखने को मिला था। ट्रक्स पर लगे पाकिस्तानी झंडे उतारे गए। इस सब के बावजूद पाकिस्तान ने हर कदम पर अफगानियों की मदद की है और अब भी करता है। जिस मुल्क को पाकिस्तान ने हर तरह से सपोर्ट दिया है, वहाँ पाकिस्तान के लिए आखिर इतनी नफरत क्यों है? आपने पाकिस्तान तो सीख लिया, अब थोड़ी स्पोर्ट्समैनशिप भी सीख लीजिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है नाज़रीन, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। पीर को अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।